रूपल जब एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, उसने सनाया को जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आहान जैसे ही रूपल ने यह आवाज़ सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रूपल ने जो देखा, उसे देखकर रूपल और सनाया के होश उड़ गए थे। जब सनाया ने जोर से चीखकर आहान का नाम पुकारा था, वो देख रही थी कि कोई आदमी आहान के सर पर हॉकी स्टिक से वार करने वाला था। सनाया ने घबराकर आहान को पीछे हटने के लिए उसे सावधान किया था, मगर आगे जो हुआ वो कुछ और ही था। सनाया और रूपल ने देखा कि जिस गुंडे ने अपनी हॉकी स्टिक आहान की तरफ बढ़ाई थी, आहान ने उस गुंडे का हाथ मोड़कर 1 सेकंड के अंदर अंदर उसे ज़मीन पर लिटा दिया था। अगले ही पल वो जख्मी गुंडा जोर से कराहते हुए रो रहा था। ये नज़ारा देखकर सनाया और रूपल जमे से रह गए। सनाया ने तो आहान को लड़ते हुए देखा था, लेकिन हर बार सनाया का हबी उसे सरप्राइज कर देता था। और रही बात रूपल की, तो उसने पहले ही आहान के विकी भाई को पीटने की बात को एक्सेप्ट कर रखा था। लेकिन ये नज़ारा देखने के बाद रूपल हैरान थी। अब जब आहान ने उन गुंडों के एक साथी को धूल चढ़ा दी, तो बाकी सब भी एक एक करके आहान पर अटैक करने लगे। लेकिन आहान, उसके फाइटिंग स्किल जिस लेवल पर थे, उसके बाद शायद ही वो चारों मिलकर आहान का बाल भी बांका कर पाते। जब आहान का ये फाइटिंग स्क्वेंस चल रहा था, सनाया और रूपल अपने पलके झपकाए बिना ही ये सीन देख रही थी। सनाया ने आहान की तरफ देखते हुए रूपल से कहा, यार रूपल, मेरा हबी कितना हैंडसम लग रहा है यार। सेम किसी साउथ इंडियन फिल्म के एक्शन हीरो की तरह जैसा लग रहा है। मुझे तो लगता है मैं जल्दी आहान को फिल्मों में काम करने के लिए मना लूँगी। देख लेना, जिस लड़के को तुम भला बुरा बातें सुनाया करती थी ना, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार होगा। आहान की तारीफ करने में सनाया इतने खो गई थी कि उसका रूपल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। उसे कहाँ पता था कि सनाया की कही किसी भी बात पर रूपल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। रूपल बहुत ही बोल्ड लड़की थी, जिसे ऐसे एक्शन सीन बहुत पसंद आते थे। लेकिन बात बस इतनी सी थी कि रूपल का ध्यान मारने वाले पर नहीं जाता था। रूपल को तो मार खाने वाले को देखकर मज़े आते थे। उसने सनाया की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और अपना ओपिनियन देते हुए कहा, सनाया देखो तो, उस ब्लैक शर्ट वाले मोटे को तो ऐसे मारा है जैसे मार है कि ज़रूर उसकी 1-2 हड्डियाँ टूट ही गई होगी। और वो ब्लू शर्ट वाला, देखो उसकी आँख कैसे काली हो गई है। वाह यार, इन लोगों के ऐसे धुलाई होते हुए देखकर मुझे बड़ा सुकून आ रहा है। सारा फ्रस्ट्रेशन 1 सेकंड में गायब हो गया। मुझे तो अब लगने लगा है कि हो ना हो, मूड ठीक करने के लिए मुझे रोज़ इस तरह की मारपीट एक्शन देखते रहना चाहिए। रूपल के चेहरे को देखकर ये बात कोई भी बता सकता था कि वो अपने सामने के इस सीन्स को कितना एंजॉय कर रही थी। कुछ देर उन गुंडों को पीटने के बाद आहान रुक गया। उसने नीचे झुककर उस गुंडे की तरफ देखा जिसने सबसे पहले आहान का कॉलर पकड़ा था। आहान ने फिर उस गुंडे का कॉलर पकड़ा और उससे सवाल करते हुए कहा, अब तुम बताओगे कि तुम सब कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है, या फिर मैं तुम लोगों को और थोड़ा मज़ा चखाऊं। आहान का ये सवाल सुनने के बाद पीछे खड़ी रूपल और सनाया भी उसके पास गई। उन दोनों ने अब तक इस फाइटिंग को बहुत इंजॉय कर लिया था, लेकिन अब बात सीरियस पॉइंट पर आ गई थी। अगर आज आहान यहाँ ना होता तो शायद सनाया और रूपल को कुछ हो जाता। वो दोनों चाहकर भी अपने आप को ऐसे खतरनाक गुंडों से बचा नहीं पाती, इसलिए दोनों ही सीरियस होकर उस गुंडे के जवाब का इंतज़ार करने लगी। आहान का सवाल सुनते ही उस गुंडे ने एक गहरी सांस ली और आहान से कहा, भाई, वो हम लोगों को मनाली से बुलाया था। वो चाहते थे कि इस पते पर आकर हम रूपल गुप्ता को अपने साथ मनाने ले जाए। आपसे उलझने का हम लोगों का कोई भी मकसद नहीं था भाई। हम लोग को जाने दो भाई, हम आगे से किसी को तंग नहीं करेंगे, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। और जिस आदमी ने हमें यहाँ भेजा था, उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। वो हमारे धंधे के असूल के खिलाफ है। आज 1 ही घंटे के अंदर अंदर आहान ने दूसरी बात मनाली का जिक्र सुना था, लेकिन ये बात थोड़ी ज़्यादा ही सीरियस थी। जब रूपल ने अपना नाम सुना तो उसका डर सही साबित हुआ। वो जानती थी कि ज़रूर ये सब रजत चौधरी का किया धरा था। आहान उस गुंडे से आगे एक सवाल करने ही वाला था कि रूपल ने पैनिक करते हुए जल्दबाजी कर में गुंडे से पूछा, मैं मनाली से तुम सबको यहाँ किसने भेजा है। वैसे तो ये बात जाहिर थी कि वो गुंडा इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था, और ये बात आहान एक नज़र में ही समझ गया था। आहान ने उस गुंडे की तरफ घूर कर देखा और उससे कहा, तुम बता रहे हो या फिर मैं। आहान ने जानबूझकर उसे डराने के लिए अपनी बात को बीच में ही रोका था। वो जानता था कि अब वो गुंडा ज़्यादा देर तक अपना मुंह बंद नहीं रख पाता, और ऐसा ही हुआ।
आहान का माइंड गेम कामयाब हो गया। उस गुंडे ने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। उसका नाम रजत चौधरी है। वो हमारे मनाली के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन हैं। उन्होंने ही हमें ये करने के पैसे दिए थे। हमारे बाकी के साथी प्लाजा बार गए हैं किसी विक्की भाई को पकड़ने के लिए, और उन सबके पास गन भी हैं। मेरे को बस इतना ही पता है, जितना मैं जानता था आपको बता डाला। अब मेरे को कुछ नहीं पता, उस गुंडे ने रोते हुए कहा। जब रूपल ने ये नाम सुना, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि वो तो इस तरह नज़र आ रही थी जैसे वो बस कंफर्म करना चाहती थी। आहान ने उस आदमी से कहा, ठीक है, जाओ, अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आहान की बात सुनते ही उस आदमी की जान में जान आ गई। उसने बहुत ताकत लगाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस गुंडे ने एक एक करके अपने साथियों को उठाने में मदद की और चारों लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। आहान ने फिर जल्दी से अपने मोबाइल में एक नंबर डायल किया। वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आहान ने फिर एक दूसरे नंबर पर कॉल किया तो जल्दी से कॉल को उठा लिया गया। आहान ने परेशान होते हुए रोकी, कहाँ हो तुम, और विक्की भाई वो कहाँ है? आहान का सवाल सुनकर रोकी ने वक्त गवाए बिना उससे कहा, आहान भाई, वो मैं किसी काम से बाहर आया हुआ था, वापस आकर देखा तो विक्की भाई गायब थे और बाकी सबको बहुत पीटा गया। आहान भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आहान ने फिक्र कुछ सोचा और रोकी से कहा, रोकी, एक काम करो, रजत चौधरी नाम के एक आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। मेरे ख्याल से वो इस वक्त मनाली में है। मुझे पता चला है कि उसने ही रोकी भाई को किडनैप किया है। आहान की बात सुनकर रोकी ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। आहान ने फिर रोकी से कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द तुम वहाँ आ जाओ। अपने साथ ज़्यादा आदमियों को मत लाना, हम साथ में ही मनाली चलते हैं और विक्की भाई को बचा लेते हैं। आहान की बात सुनकर रोकी ने शुक्रगुजार होते हुए कहा, आहान भाई, आपको इतना बड़ा खतरा मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। आहान जानता था कि ये सब विक्की भाई के साथ बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि विक्की भाई ने आहान की मदद की थी। आहान ऐसे समय पर विक्की भाई की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। भले ही वो कोई गलत काम करने वाला इंसान था, मगर आहान अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने रोकी को इंसर्ट करते हुए कहा, मैं साथ में आ रहा हूँ, जल्दी पहुँचते हैं। अपनी बात कहने के बाद आहान ने रोकी के किसी जवाब का इंतज़ार किए बिना ही कॉल कट कर दिया। जैसे ही आहान ने मोबाइल को अपने कान से हटाया, सनाया ने उससे पूछा, हबी, क्या हुआ है? क्या विक्की भाई किसी खतरे में है? आहान ने हाँ में सिर हिला दिया और सनाया को समझाते हुए कहा, सनाया देखिए, मुझे मनाली जाना होगा। वो आदमी भाई के साथ कुछ करे इससे पहले मुझे उसे बचाना होगा। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अपना और रूपल का ध्यान रखिएगा। रोकी से कहकर मैं कुछ आदमियों को आपकी सिक्योरिटी के लिए रुकने का कह दूँगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनसे कह दीजिएगा और कुछ हो जाए मुझे कॉल कीजिएगा। आहान की बात सुनकर सनाया को घबराहट होने लगी। सनाया को अपनी चिंता नहीं थी। वो जानती थी कि आहान के होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन वो जो बात सनाया को परेशान कर रही थी वो आहान की सेफ्टी। सनाया ने आहान के हाथ को पकड़कर कहा, हबी, डोंट वरी, मैं और रूपल यहाँ सेफ रहेंगे। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, किसी मुसीबत में मत फंस जाना, ओके? ये बात सुनकर आहान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में अपना सर हिला दिया। सनाया ने फिर आहान को गले लगा लिया और बोली, हबी, तुम ठीक तो हो ना? इस फाइट में कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी आई ना? आहान ने सनाया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जब आहान और सनाया अपनी ही बातों में लगे हुए थे, रूपल ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा और बोली, आई एम सॉरी आहान, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर कल मैंने सनाया को मैसेज सेंड ना किया होता तो ये सब नहीं होता। रूपल की आवाज़ की गिल्टी साफ साफ झलक रही थी। सनाया ने रूपल से कहा, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने मुझे मैसेज ना किया होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। ऐसी बातें मत करो। सनाया की बात सुनने के बाद आहान ने भी कहा, हाँ रूपल, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। और वैसे भी तुम इतनी इमोशनल अच्छी नहीं लगती। रूपल, तुम ना मुझे डांट लगाती रहा करो, वो तुम्हें ज़्यादा शूट करता है। आहान के आखिरी सब सुनने के बाद रूपल हंसने लगी। उसने आहान से कहा, ठीक है जीजू, आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी। रूपल ने तो ये बात नॉर्मली कही थी, लेकिन आहान और सनाया ने जब जीजू सुना तो दोनों के होश उड़ गए। आहान को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 3 सालों में आज पहली बार रूपल ने आहान को जीजू कहकर बुलाया था। आहान ने भी हंसकर रूपल की तरफ देखा। थोड़ी देर में रोकी अपने आदमियों के साथ रूपल के घर आ गया।
आहान के जाने के लिए तैयार था। जाते हुए आहान ने मिस्टर विक्रम को कॉल करके कुछ लोगों को सनाया और रूपल की सिक्योरिटी के लिए बुला लिया। आहान ने फिर सनाया और रूपल से कहा, आप दोनों ख्याल रखिए, अगले हफ्ते साथ में मनाली आ जाइएगा, मैं आपको वहीं मिलूँगा। रूपल और सनाया ने आहान की बात पर हामी भर दी। आहान बाहर जाने लगा। अपने हबी को जाते हुए देख के सनाया के दिल में नरमी छा गई। सनाया ने फिर कुछ सोचा और अपने आप से ही बोली, मैं आहान से आज अपनी फीलिंग का इजहार करने वाली थी, लेकिन बात आधी ही रह गई। आहान को जाते हुए देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। आज तो मैं आहान से अपने दिल की बात कहकर ही रहूँगी। सनाया ने जब अपना मन पक्का कर लिया, उसने फिर भागकर जाते हुए आहान को अप्रोच किया और बोली, आहान, वो मुझे कुछ कहना है। हबी, क्या सनाया अपने दिल की बात कह पाएगी आहान के? सब मनाली में क्या होने वाला था? क्या वो विकी भाई को बचा पाएगा? मैं हार नहीं मान सकती। आज तो मैं आहान से अपने दिल की बात कहकर रहूँगी। सनाया ने अपना मन पक्का कर लिया था। उसने फिर भागकर जाते हुए आहान को अप्रोच किया और बोली, आहान, वो मुझे कुछ कहना है। हबी, आई विल मिस यू। सनाया ने अपनी फीलिंग्स की बात को टालकर यह बात बोली। सनाया की बात सुनकर आहान को बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सनाया की बात का जवाब दिया, आई विल मिस यू टू। अपना ख्याल रखिएगा। उसने इतना कहा और रॉकी के साथ बाहर चला गया। आहान और रॉकी ने डिसाइड किया कि वो मनाली टॉय ट्रेन से जाएंगे। दोनों जल्दी से स्टेशन पहुंचे और टिकट लेकर ट्रेन में चले गए। आहान खिड़की की तरफ और रॉकी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। आहान 3 साल से शिमला के बाहर नहीं गया था। खिड़की बाहर देखते देखते उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। वो सनाया को बहुत मिस कर रहा था। कुछ दिनों से सनाया और उसके बीच बहुत नज़दीकियाँ आ गई थी। मैं यहाँ होके भी यहाँ नहीं हूँ सनाया। वो ट्रेन में होके भी यहाँ नहीं था, क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ सनाया के साथ बीता हुआ हर लम्हा चल रहा था। जब ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी, उनके कंपार्टमेंट में एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बैठा, जिसके काले रंग का सूट पहना था और जिसके अंदर से उसका पेट बाहर निकल रहा था। वो आदमी अपनी टिकट से सीट नंबर देकर आहान की सामने वाली सीट पर बैठ गया। क्योंकि आहान और रॉकी ने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उस आदमी ने दोनों को ज़्यादा भाव नहीं दिया। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत लड़की, जो उम्र में ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़ों में थी, उनके कंपार्टमेंट में आई। उस लड़की का नाम आलिया शर्मा था और उसने जैसे ही अपने टिकट पे सीट नंबर चेक किया, उसका मूड बन गया। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। उसने सूट वाले आदमी को इग्नोर करते हुए आहान की तरफ देखा और बोली, हे यू, चेंज द सीट विद मी। आहान ने उस लड़की की बात को अनसुना कर दिया और बाहर ही देखता रहा। ये देखकर वो लड़की चिढ़ गई। क्या आप में तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, या आपको ये नहीं पता कि लड़कियों के साथ जेंटलमैन की तरह कैसे बिहेव करते हैं? आहान फिर उस लड़की की तरफ मुड़ा और बहुत ही शांति से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो जैसे ही कुछ बोलने लगी, सामने बैठे उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, आप इतने खूबसूरत हैं, आपको ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। मैं आपके साथ सीट बदल देता हूँ, आइए आप यहाँ बैठ जाइए। इतना बोलकर वो अपनी सीट से उठ गया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। वो आदमी आलिया को तब से घूर रहा था जब से वो उस कंपार्टमेंट में आई थी। आलिया बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा किसी परी जैसा था। आलिया एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। उस आदमी को लग रहा था कि अगर वो चालाकी से काम लेगा तो वो आलिया को आसानी से पटा लेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। आलिया उस आदमी को आहान से भी ज़्यादा नापसंद करती थी। जिस वजह से वो आदमी उसे घूर रहा था, वो समझ चुकी थी कि उसकी नीयत सही नहीं है। फिर तुम यहाँ कहाँ बैठोगी? तुम ऐसे खड़ी तो नहीं रह सकती। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आलिया ने उस आदमी को घूरते हुए कहा। फिर वो रॉकी के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखें लगातार आहान को घूर रही थी, जैसे कि वो उसे खा जाएगी। आहान ने यह नोटिस किया और फिर अपना चेहरा घुमाकर फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा और आलिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हो, मेरे साथ ये सब चालाकियाँ काम नहीं आने वाली। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। रिजेक्ट होने के डर से पहले तो भाव नहीं दोगे और फिर खुद ही पीछे पड़ जाओगे। देखती हूँ तुम यह कब तक करते हो। आलिया ने मन ही मन में खुड़ते हुए कहा। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड भी था कि आहान भी ऐसा ही करेगा। मेरा नाम दीपक खन्ना है, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सेट अप। आलिया ने बिना दीपक की तरफ देखे जवाब दिया। हालांकि आलिया दीपक को इग्नोर कर रही थी, फिर भी उसने बुरा नहीं माना। उसने फिर से सवाल करते हुए पूछा,
क्या आप मनाली पढ़ने जा रही हैं? मनाली की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मेरी वहाँ बहुत पहचान है। आपकी पहचान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आलिया ने इरिटेट होते हुए कहा। दीपक खन्ना ने अभी भी बात करना नहीं छोड़ा था। उसने फिर से कहा, ऐसे कैसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। कोई भी परेशानी हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर कभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो बस मुझे फ़ोन कर लेना, उसने अपना कार्ड देते हुए कहा। आलिया ने कार्ड लिया और बिना देखे उसे फाड़कर फेंक दिया। आप अपने आप को समझते क्या हैं? आपको क्या लगता है कुछ पैसों के लिए मैं आपसे दोस्ती करूँगी? मेरे पास खुद बहुत पैसा है, इसलिए मुझे आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आलिया ने दीपक की बेइज्जती करते हुए कहा। अब यह सब सुनकर दीपक भी चुप हो गया और उसने आलिया से आगे कोई बात नहीं की। उधर आहान को यह सब फ़नी सा लग रहा था। वो समझ चुका था कि आलिया को हमेशा उसके परिवार से ने पलकों पर बिठाकर रखा था। दीपक खन्ना अब अकेले बोर होने लगा था। उसने आहान से बात करने का मन बनाया। आहान को फिलहाल किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए जैसे ही दीपक के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ उसने मुंह फेर लिया। आहान ने रोकी की तरफ देखा और सवाल किया, हम मनाली कब तक पहुंच जाएंगे? रोकी ने जैसे ही जवाब देना चाहा, दीपक ने बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, आप दोनों मनाली काम ढूंढने जा रहे हैं ना? रोकी ने उसकी बात को अनसुना किया, पर आहान को उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। जी, किसी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट पर काम ढूंढने जा रहे हैं, आहान ने जवाब दिया। कंस्ट्रक्शन स्टेट पर काम करने के लिए तुम जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, दीपक ने बड़े रौब से कहा। आहान कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। मेरी मनाली में बहुत जान पहचान है, मैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को जानता हूँ, तुम मेरा नाम ले लेना, तुम्हें आसानी से अच्छा काम मिल जाएगा, दीपक खन्ना ने इतराते हुए कहा। जी शुक्रिया, आहान ने जवाब दिया। दीपक खन्ना ने अपनी गर्दन हिलाते फिर कहा, अगर तुमने मेरा नाम कुछ गलत करने के लिए इस्तेमाल किया हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मेरे मनाली में बहुत पहचान है और बहुत नाम है। ऐसी धमकी सुनकर आहान मुस्कुराया, फिर बोला, जी नहीं करूँगा, और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। आहान के जवाब को सुनकर दीपक समझ गया था कि उसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब दीपक ने आगे कुछ नहीं बोला और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। ट्रेन मनाली से एक स्टेशन पहले रुकी। इस स्टेशन पर बहुत लोग चढ़ गए थे। जिस कंपार्टमेंट में आहान, रोकी, आलिया और दीपक बैठे थे वो लोगों से भर गया था। इतने सारे लोगों के बीच पूरे कंपार्टमेंट में बहुत पसीने की बदबू आने लगी थी। उस बदबू की वजह से आहान, जिसने बहुत धैर्य था, उसका भी मुंह बन गया था। तो फिर आलिया की हालत का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, वो किसी भी वक्त उल्टी कर सकती थी। अचानक से एक आदमी जो कोई फैक्ट्री का मामूली वर्कर था, धक्का लगने की वजह से आलिया पर आ गिरा। आलिया के मुंह से निकला। उस आदमी के पसीने की बदबू से आलिया परेशान हो गई और सीधा उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। इस पर दीपक खन्ना ने उस वर्कर पर चिल्लाना शुरू किया, दूर हटो यहाँ से, ये कैसे गंदी बदबू है। उस आदमी ने अपनी भाषा में माफ़ी मांगना शुरू किया, पर दीपक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो बस लगातार उस आदमी को गाली दे रहा था। ये सब देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ गया। दीपक ने खरी खोटी सुनाकर उस आदमी बेचारे वर्कर का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि कंपार्टमेंट में बहुत छोटा था, इसीलिए उसके पास माफ़ी मांगने के सिवाय और कुछ नहीं था। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, दीपक ने गुस्से में कहा। वो पहले ही आलिया की वजह से चिढ़ा हुआ था और यह गरीब वर्कर उसकी भड़ास निकालने का सबसे अच्छा साधन था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं जा रहा हूँ। वह वर्कर अपनी ही जगह पर बनाने लगा था और इतने में दीपक उठा और उसे लात मार दी। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अब जैसे ही वो वर्कर आगे बढ़ा, किसी ने आवाज़ दी, रुक जाओ। आहान कुछ कर पाता उससे पहले ही रोकी ने दीपक को पकड़कर रोक लिया। छोड़ो मुझे। दीपक रोकी पर हाथ उठाना चाहता था, पर रोकी बहुत हट्टा कट्टा था। वो चाहकर भी रोकी का हाथ उससे ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। रोकी ने दीपक को धक्का दिया और उसका मुंह साइड टेबल पर जाकर लगा। वहाँ आहान था, उससे रोकी रुक गया, वरना वो आज दीपक को नहीं छोड़ता। मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरा आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जैसे ही तुम मनाली स्टेशन पर उतरोगे वहाँ तुम्हें बहुत मारेंगे, दीपक ने धमकी दी। इतने में आलिया वापस आ गई। वहाँ की हलचल देखकर वो समझ गई कि यहाँ कुछ ज़रूर कांड हुआ है। दीपक लगातार रोकी को धमकाता रहा। यह देखकर उस फैक्ट्री वर्कर को बहुत बुरा लग रहा था। वो बोला, साहब आप इसे माफ़ कर दीजिए, यह नादान है, इसे कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही दीपक ने उसके मुंह पर थूका और कहा, तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे।
जी साहब, मैं अभी चला जाता हूँ। ये कहकर वो आदमी जाने लगा। रुक जाओ, रोकिए, सीट इन्हें दे दो, आहान ने कहा। दीपक के ना चाहने के बावजूद भी आहान उस वर्कर को वहीं बैठा रहा था। जी भाई, आहान को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि वो ऐसे पब्लिक में यंग मास्टर या मिस्टर आहान ऐसा कुछ न बोल के बल्कि उसे भाई ही बोलकर एड्रेस करे। नहीं, यह यहाँ नहीं बैठ सकता, आलिया ने डिसाइड होते हुए तुरंत जवाब दिया। क्यों, क्या यह सीट आपकी है? आहान ने सवाल किया। इस पर आलिया चौंक गई। यह बात सच थी कि वो सीट उसकी नहीं थी, पर फिर उसने जवाब दिया, यह सीट तुम्हारी भी तो नहीं है, तुम्हारे दोस्त की है, तुम अपनी सीट दे दे, इतना ही स्मार्ट बनना है तो। लेकिन वो वर्कर मेरे सामने नहीं बैठेगा। कोई परेशानी नहीं है बेटा, मैं यहीं खड़ा हो जाऊंगा, उस वर्कर ने कहा। नहीं अंकल, आप आइए, यहाँ बैठ जाइए, रोकी ने कहा और वहाँ से खड़ा हो गया। उस आदमी को अपनी सीट पर बिठा लिया। इसे यहाँ बिठाकर तुमने सही नहीं किया। अब मनाली स्टेशन पर उतरकर मैं बताता हूँ तुम्हें। दीपक खन्ना का गुस्सा बढ़ रहा था। अब अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें इस ट्रेन से उतार कर फेंकूंगा। आहान का धैर्य अब ख़त्म हो गया था तो उसने भी सुना दिया, लेकिन बात अब दीपक के ईगो की पर आ गई थी। तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, मेरी मनाली में बहुत पहचान है। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि तुम्हें कोई काम न मिले, रख लेना, और तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ भी लेना, पर अब बस अपनी ज़ुबान बंद रखना। दोनों में काफ़ी देर तक बात पर बहस हुई उस वर्कर को लेकर, लेकिन आखिर में आहान ने उन्हें उसी कंपार्टमेंट में बिठाकर दीपक और आलिया की बात को इग्नोर कर दिया, जिससे उन दोनों को हार माननी पड़ी और उन्हें उनसे चिढ़ मच गई। कुछ देर बाद जब दीपक खन्ना का फ़ोन बजा तो सामने से आवाज़ आई, सर हम स्टेशन पहुंच गए हैं। वो कौन लड़के हैं जिन्होंने आपको परेशान करने की हिम्मत की है? हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, फिर तुम लोग इन लड़कों की खैर लेना। ये सुनते ही उस वर्कर को बहुत बुरा लगने लगा। आखिर उसी की वजह से ये सब हुआ। उसने अपनी तरफ से दीपक से रिक्वेस्ट की, साहब आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। बात इतनी आगे ना बढ़ती, लेकिन आहान ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्हें समझाया, अंकल आप परेशान मत होइए, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे माफ़ी मांगेगा। आहान और दीपक की जब नज़रें मिली तो दोनों में आक्रोश भरा था। आखिर कौन किससे भारी पड़ने वाला था? मनाली स्टेशन पर अब क्या होने वाला था? क्या सच में ये कोई बड़ा आदमी था? अब इस सिचुएशन से आहान और रॉकी कैसे बचेंगे? दीपक और आहान की लड़ाई में कौन जीतने वाला था, यह तो वक्त ही बताता। लेकिन उस वर्कर को बुरा ना लगे, इसीलिए आहान ने उन्हें वहां बैठने के बाद उनसे बात करने की कोशिश की। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं अंकल? आहान ने सहजता के साथ पूछा। मेरा बेटा मनाली के अस्पताल में भर्ती है, उसी के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, उस वर्कर ने अपने झोले को कसकर पकड़ते हुए कहा। आहान समझ चुका था कि उस झोले में पैसे थे। बाकी सबके लिए भले ही वो छोटी रकम थी, पर उस वर्कर के लिए वो उसके जीवन भर की कमाई थी। उन्हें वहाँ बैठाने के लिए आहान के पास दो कारण थे। एक तो उसको दीपक खन्ना का उस आदमी के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, और दूसरा उसने देख लिया था कि ट्रेन में चढ़े हुए और आदमियों की नज़र उस वर्कर के झोले पर थी, तो वो समझ गया था ज़रूर वो इसे चुराना चाहते थे, और अगर वो चोरी हो जाती तो उस वर्कर के पास कुछ नहीं बचता। कुछ देर बाद जब दीपक खन्ना का फ़ोन बजा तो उसने बड़े ही रौब से सुनाया, हाँ मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, तुम लोग तैयार रहना इन लड़कों की खैर लेने। यह सुन के उस वर्कर को आहान और रॉकी के लिए डर लगने लगा था, और उसने फिर से दीपक से माफ़ी मांगने की कोशिश की, पर आहान ने उन्हें रोक दिया। लगता है तुमने सुना नहीं, मेरे आदमी वहाँ पहुँच चुके हैं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, फिर भी इतनी अक्कड़, दीपक ने घमंड के साथ कहा। आलिया भी आहान के एटीट्यूड को समझ नहीं पा रही थी। उसने भी सीधा सवाल किया, तुम्हारी मौत नज़दीक है, फिर भी ऐसा एटीट्यूड, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि स्टेशन पे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? आहान ने दीपक और आलिया दोनों की इस बात को बड़े ही आराम से इग्नोर कर दिया। वैसे वाकई में उसको ना कोई डर है और ना ही कोई फिक्र। आलिया ने फिर अपना फ़ोन उठाया और अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया कि वो बस पहुंचने वाली हैं। मनाली में आपका स्वागत है, कृपया एक एक करके उतरे और अपने सामान का ध्यान रखें। ट्रेन के स्पीकर से आवाज़ आई, बेटा जल्दी जाओ, जल्दी से स्टेशन पर जाओ, वहाँ ज़रूर पुलिस होगी, उन्हें बुला लाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उस वर्कर आदमी ने डरते हुए आहान और रॉकी से कहा, पुलिस? पुलिस भी तुम्हें कब तक बचाएगी? दीपक खन्ना ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। पर आहान,
अभी भी एकदम कूल और क्लीन था। उसने उस वर्कर की मदद करते हुए कहा, अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप आराम से स्टेशन पर उतर जाइए, हम यहाँ का संभाल लेंगे। पर वो कुछ नहीं, आप जाइए, आपका बेटा आपका हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रहा होगा। इसके आगे वो वर्कर कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से लाचारी से निकल गया। वर्कर ने कंपार्टमेंट से निकलते ही दीपक से पूछा, तुम में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? इस बात पर आहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी तुम्हारे साथ चलने में? यह सुनकर आलिया हैरान रह गई। यह आदमी अभी भी न डरने का नाटक कर रहा था, अभी भी इतनी अक्कड़। मुझे उम्मीद है जब तुम मेरे आदमियों से मिलोगे तब भी इतनी अक्कड़ रख सको, दीपक खन्ना ने कहा। इतना कहकर वो आगे आगे चलने लगा और आहान और रोकी दोनों उसके पीछे चल रहे थे। आलिया भी उनके पीछे पीछे गई, ये सोचकर कि अब वो वहाँ तमाशे का मजा लेगी। दीपक को आते देखकर कुछ लोग सामने से चलकर आने लगे। क्या यही है वो दो लोग जिन्होंने आपको परेशान किया था? दीपक के एक आदमी ने बंटी ने पूछा। हाँ यही है वो दो लोग, आज इनकी जमकर धुलाई करना। यह कहकर दीपक उसकी ओर बढ़ गया और आहान और रोकी को घूरने लगा। उन दोनों को देखकर बंटी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सवाल किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने खन्ना सर को परेशान किया? कहाँ से आए हो तुम दोनों? शिमला से, आहान ने बिना हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अच्छा तो तुम दोनों बेवकूफ़ शिमला से आए हो, इसीलिए तुमने खन्ना सर से पंगा ले लिया। अब बताओ तुमने अपने हाथ पैर में से क्या बचाना है? बंटी ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। सब, आहान ने जवाब दिया। सब? मुझे लगता है तुम्हें उनमें से कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बंटी ने हाथ से इशारा किया और बाकी लोग उन दोनों पर हमला करने आगे आए। जैसे ही रोकी और दीपक के आदमी एक दूसरे पर हमला करने आगे बढ़े, तभी वह भीड़ में एक हलचल होने लगी। सभी हैरान हो गए थे, लोग किसकी तस्वीरें खींच रहे थे। रोकी और दीपक के आदमी वहां रुक गए। जब उन्होंने वहां का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि 5 शानदार रोल्स रॉयल्स फोर्स कार्स वहां आ रही थी। ऐसे लग्जरी कार एक भी देखने को नसीब नहीं होती और यहाँ लाइन से 5 कार्स आ रही थी, जिनमें से जो सबसे आगे थी वो ब्रांड न्यू मॉडल था। उनमें से एक गाड़ी का नंबर प्लेट ही बहुत महंगा था। सभी दंग रह गए थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि यह गाड़ियाँ किसे पिक करने आई हैं। बंटी को लड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो लड़ बाद में भी सकता था, अभी उसे यह नज़ारा देखना था। उधर आलिया का मुंह बन गया। उसे लगा था कि गाड़ियाँ उसे पिक करने आई हैं, पर घर पर तो एक भी रोल्स रॉयल्स थी जिसका नंबर प्लेट भी 8 डिजिट का था। वो कार्स उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, इसलिए अब उसे यकीन हो गया कि यह कार्स उसे ही लेने आई थी। और रही बात दीपक खन्ना की, तो उनकी औकात इतनी नहीं थी कि वो एक कार भी अफोर्ड कर सके। आलिया बहुत इतराते हुए कार्स के पास गई। जब कार्स रुकी तब उनमें से शूट में कुछ आदमी निकले। उनमें से किसी एक को भी आलिया ने नहीं पहचाना था। उनमें से कोई भी उसका ड्राइवर नहीं था और न ही कोई ड्राइवर जैसा लग रहा था। जब उन आदमियों ने देखा कि आलिया उन्हें देख रही है, तब उनमें से एक ने कहा, आप किसे ढूंढ रही हैं? ये सुनकर आलिया समझ गई कि वो कार्स उसे लेने नहीं आई थी। उसने शर्मिंदगी में अपनी गर्दन झुका ली और बोली, किसी को नहीं। अभी भी सब यही सोच रहे थे कि वो कार्स किसे लेने आई है। जब दीपक खन्ना ने उन आदमियों को देखा तो उसने एक आदमी को पहचान लिया। वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाया, भाई! उनमें से एक आदमी दीपक खन्ना का भाई था। जिस पोजीशन पर दीपक अभी था वो उसके उसी कजिन भाई अनिकेत खन्ना की वजह से था। अनिकेत खन्ना एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर था। अनिकेत खन्ना की वजह से ही दीपक को काम मिला था, उसके बिना दीपक कुछ नहीं था। खन्ना सर, आपका कजिन भाई एमडी रियल एस्टेट में काम करता है, बंटी ने खुद को संभालते हुए पूछा। एमडी रियल एस्टेट बहुत बड़ी कंपनी थी। वो मनाली का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस था। उसके एसेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। वो बिज़नेस वर्ल्ड में टॉप 10 में आती थी। ऐसे कंपनी में जान पहचान होना बहुत बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल, मेरा कज़िन एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर है सर। प्रोजेक्ट्स पर उसके साइन चलते हैं, दीपक ने बहुत घमंड के साथ कहा। इतने समय में दोनों ने तय किया हुआ था कि वो ये बात राज रखेंगे, पर आज दीपक को यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सब बता दिया। बंटी ने फिर कहा, क्या आप मुझे अपने कजिन से मिलवाएंगे? दीपक खन्ना एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए अब बंटी चाहता था उसकी पहचान अनिकेत से हो जाए। ये बात दीपक अच्छे से समझ गया। उसने जवाब दिया, हाँ हाँ मिलवा दूंगा,
पर मुझे नहीं लगता वो तुमसे मिलेंगे। आप कोशिश तो करना। वैसे खन्ना सर, आपके कजिन यहाँ किसी को लेने आए हैं? क्या आप जानते हैं वो किसे लेने आए हैं? बंटी ने सवाल किया। उन सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग एमडी रियल एस्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने आए थे। लगता है ये लोग एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने आए हैं, दीपक खन्ना ने कॉन्फिडेंटली कहा। एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन? बंटी की आंखों में जलन थी। वो तो फॉरवर्ड लिस्ट में आते हैं ना। आहान वहाँ खड़े होकर सब देख सुन रहा था और हंस रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम मौत के इतने करीब हो और फिर भी हंस रहे हो। दीपक ने अपना सर हिलाया और आहान को घूरने लगा। मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ, आहान ने सीरियसली जवाब दिया। बेवकूफ़? दीपक ने मुझसे कहा। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हारा यह कजिन एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने नहीं आए हैं, आहान ने शांति से कहा। एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को नहीं? इतनी सारी कार्स उन्हें लेने नहीं आई है तो फिर किसे लेने आई है? तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना? दीपक खन्ना ने झुंझलाते हुए कहा। अगर यह कार्स चेयरमैन को लेने नहीं आई हैं तो फिर किसे लेने आई सकती हैं? अब के न तुमने समझदारी की बात, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक को खांसी आ गई। वो सोचने लगा यह आदमी पागल हो गया है। खन्ना सर, मुझे लगता है यह पागल हो गया है, डर के मारे कुछ भी बकवास कर रहा है, बंटी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उन दोनों के कपड़े इतने ख़राब लग रहे थे कि अगर वो कहीं मजदूरी करने जाए तो ही गलत नहीं होगा। अच्छा, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे ही लेने आए हैं, आहान ने कहा। अगर ये बात सच है कि ये तुम्हें लेने आए हैं तो मैं यह स्ट्रीट लैंप खा जाऊंगा, दीपक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर आहान को हंसी आ गई और उसने कहा, आहा, फिर तो मुझे लगता है तुम्हारे दांत इतने मजबूत नहीं होंगे। इतने में वो सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक लंबी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने अपने बालों को कास कर बंधा हुआ था और एक बहुत ही खूबसूरत सा काला ड्रेस पहना हुआ था। उसके चर्म की पूरे मनाली शहर में चर्चा थी। वो और कोई नहीं, अस्मिता कपूर थी, एमडी रियल एस्टेट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसका नाम मनाली की खूबसूरत लड़कियों में से सबसे टॉप पर आता था। वो कभी किसी ऐसे पब्लिक में नहीं आती थी, पर आज ऐसा क्या हुआ है जो वो रेलवे स्टेशन पर आई है। सभी इस बात से हैरान थे और अलग अलग सिंपैथीज कर रहे थे। ऐसा कौन आया है जिसको अस्मिता कपूर पिक करने आई है? क्या सच में एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन आए हैं? इतनी खूबसूरत लड़की को वह देखकर दीपक खन्ना अपने आप को संभाल नहीं पाए और बार बार लंबी आहें भर रहे थे। वो कुछ कदम चलकर अनिकेत के पास गए और बोले, अनिकेत। अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफ़ी फिट था। दीपक को देखा उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस दो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए यहाँ हूँ। अच्छा, ध्यान रखना किसी की जान न चली जाए, अनिकेत ने उसे वार्न करते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। पर आप सब यहाँ, क्या आप चेयरमैन को लेने आए हैं? दीपक ने सवाल किया। नहीं, हम यहाँ किसी और को लेने आए हैं। किसी और को? आखिर आज ऐसा कौन आया था जिसको लेने इतने सारे लोग मनाली स्टेशन आए थे? क्या यह कोई बहुत बड़ा आदमी था? अस्मिता कपूर जो पब्लिक पैलेस में नहीं जाती, आज यहाँ क्यों आई हैं?